बच्चों, मैं परमजीत सिंह, सहायक अध्यापक चैलमो प्रतापगढ़ बीएड विभाग, आपका साकेत ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हम लास्ट में आपसे बात कर रहे थे। आज फिर से समावेशी शिक्षा के बारे में ही हम लोग बात करते हैं और आगे इसमें हमारी चर्चा आज आपके साथ समावेशी शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत होगी। देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लूँ समावेशी शिक्षा के बारे में, तो उसके में सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें जानी थी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत, वो ये जानी थी कि समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसमें असामान्य अथवा विशिष्ट बालक अथवा विकलांग बालकों को सामान्य बालकों के साथ शैक्षिक अवसर प्रदान किए जाते हैं। ये आपने जाना था। तो यहाँ पे भी आपको ये बताया जा रहा है कि समावेशी शिक्षा अक्षम एवं विकलांग बालकों का सामान्य विद्यालय प्रणाली में विकास करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाने से संबंधित है। अब इसके अंतर्गत जो प्रमुख उद्देश्यों की बात की जाएगी वो आपसे हम अवगत करते हैं कि क्या क्या इसके प्रमुख उद्देश्य हैं जो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आवश्यक रूप से पूरे किए जाने चाहिए, आवश्यक रूप से अपनाए जाने चाहिए अक्षम बालकों की, असामान्य बालकों की अथवा अन्य की आवश्यकता के अनुरूप। तो देखिए, हमारी आपकी बात शुरू होती है। सबसे पहली बात मैं करता हूँ जिसमें मैं आपसे बात होती है मानवीय गरिमा, मानवतावाद इत्यादि में आस्था रखते हुए अक्षम बालकों को सामान्य बालकों के साथ शैक्षिक उपलब्धता सुनिश्चित कराने पर महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाना चाहिए। यानी कि मानवीय दृष्टिकोण के साथ मानवीय रूप से अक्षम बालकों को सामान्य बालकों के साथ शैक्षिक प्रक्रिया पूरी करने में आवश्यक रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त बात की जाए शैक्षिक अवसरों की समानता की पूर्ति करना एवं अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा देने के दायित्व की पूर्ति करना आवश्यक होना चाहिए। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि निःशुल्क शिक्षा जो कि बालक का अधिकार है, 6 से 14 वर्ष तक आवश्यक रूप से निःशुल्क शिक्षा बताई गई है। प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा इत्यादि निःशुल्क शिक्षा के रूप में, यानी कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त हो सके, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और ऐसे बालक जो कि विद्यालय नहीं पहुंच पाते अपनी अक्षमता के कारण, अपनी विकृति के कारण, उन्हें किस प्रकार से शिक्षित किया जा सके, इसका भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाना चाहिए कि कैसे वो अपने नजदीक के विद्यालय में आकर शिक्षा को प्राप्त कर सके, अपने को शिक्षित कर सके। अगली बात की जाए तो असामान्य बालकों, अक्षम बालकों को आत्मनिर्भर एवं उनमें आत्मविश्वास के साथ साथ अपने देश, समाज, परिवार इत्यादि के लिए, यानी कि ऐसा आत्मविश्वास, ऐसी आत्मनिर्भरता कि वे बालक अपने देश, समाज व परिवार के लिए कुछ कर सके, ऐसी प्रवृत्ति उनके अंदर जागृत करना, ऐसा उद्देश्य होना चाहिए। उन्हें इस प्रकार से शिक्षित किया जाए कि वह इस योग्य बन सके कि वह अपने देश, समाज व परिवार के लिए कुछ न कुछ अच्छा कर सके। अगली बात की जाए बच्चों उद्देश्य के अंतर्गत, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत, तो अक्षम बालकों में स्वयं के प्रति, यानी सबसे पहला क्या होता है, अपने प्रति कैसा दृष्टिकोण हो, सकारात्मक दृष्टिकोण। क्योंकि अक्षम बालकों के अंदर ऐसे बालक जो कि क्षमता विहीन है शिक्षा को प्राप्त करने में, बहुत ही नकारात्मक दृष्टिकोण उनके अंतर्गत स्वयं से आता है, अपने प्रति आता है। तो ऐसा वातावरण उत्पन्न करना कि वह स्वयं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण ला सके, सुरक्षा की भावना उनके अंतर्गत विकसित हो सके कि वे सुरक्षित हैं,
इस प्रकार का दृष्टिकोण उत्पन्न करना उद्देश्य होना चाहिए। अक्षम बालकों को उनके मूल अधिकारों की रक्षा एवं उनकी शैक्षिक आकांक्षा को पूरा करने के प्रति आवश्यक रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगली बात की जाए इसके अंतर्गत, तो अक्षम बालकों के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। तो जो उनके जीवन में कठिनाइयां आती हैं उनका सामना किस प्रकार से वे बालक कर सके, कैसे वो उनसे लड़ सके, कैसे उनसे लड़कर आगे बढ़ सके एवं उनमें उस समस्याओं को लड़ने की क्षमता का विकास कैसे हो सके, उनके अंदर इस प्रकार की योग्यता कैसे आ सके, इस पर आवश्यक रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। ये उद्देश्य होना चाहिए कि वे बालक इस योग्य बन सके कि कठिनाइयों से ना घबराकर उनसे लड़ने की क्षमता का उनमें विकास हो सके। ठीक है बच्चों, अगली बात मैं करूँ आपसे, तो अक्षम बालकों के अंदर ऐसे गुणों को विकसित किया जाना चाहिए जिससे कि उनमें व्यवसायिक कौशल आ सके, जिसमें कि वो पारंगत होकर श्रम करके अपनी आजीविका का साधन उपलब्ध कर सके। यानी कि उनको इस प्रकार से शिक्षित किया जाना चाहिए, ऐसी शिक्षण विधियां उनके प्रति अपनाई जानी चाहिए जिससे कि वे आगे चलकर आत्मनिर्भर बनते हुए अपनी आजीविका के साधनों का उपाय स्वयं कर सके। ठीक है बच्चों, अगली बात कि अक्षम बालकों के लिए विद्यालय में ऐसा वातावरण होना चाहिए जो कि मैत्रीपूर्ण हो, यानी ऐसा परिवेश हो, यानी मैत्रीपूर्ण परिवेश का निर्माण विद्यालय में आवश्यक रूप से होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अक्षम बालकों को देखते ही दया दृष्टि का भाव दिखाने लगे, दीनता का भाव दिखाने लगे, दीनता का भाव दिखाने लगे। इससे क्या होंगे, उनका मनोबल पीछे हटेगा, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए वहां पे ऐसा वातावरण होना चाहिए जिससे कि उनमें आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता का विकास हो सके। ठीक है बच्चों, अगली बात की जाए अक्षम बालकों को लेकर, क्योंकि यहाँ पे हमको उनको सामान्य बालकों के साथ जोड़ना है, समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया को अपनाना है, तो अक्षम बालकों को विद्यालय में पूर्ण सहभागिता प्रदान होनी चाहिए। उनके परिवार, समाज, स्वयंसेवी संस्थाओं इत्यादि बढ़कर उनकी समस्याओं को सुलझाने व उनको व्यक्तिगत रूप से बहुमुखी बनाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि वे आगे चलकर अपने समाज के लिए व अपने परिवार के लिए स्वयं कुछ कर सके। अगली बात की जाए इसके अंतर्गत उद्देश्य में, तो अक्षम बालकों को वैज्ञानिक, तकनीकी, व्यवसायिक ज्ञान क्षेत्रों का सम्यक परिज्ञान कराकर उनको नवाचार के प्रति नव मान्यताओं से परिचित करना चाहिए, जिससे कि वे आगे बढ़कर उनको अपनाकर अपने लिए कुछ कर सके। अगली बात की जाए, अक्षम बालकों को सूचना संप्रेषण तकनीक के प्रमुख जनसंचार माध्यमों का परिचालन का ज्ञान आवश्यक रूप से कराना चाहिए, उनको परिचित कराना चाहिए, जिससे कि वह अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके। ठीक है बच्चों, अगली बात की जाए अक्षम बालकों के प्रति, तो अक्षम बालकों को देश के कुशल जनशक्ति के रूप में स्थापित करके देश के आर्थिक विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को सार्थकता प्रदान की जानी चाहिए। तो ये तो हमारी बात हो गई आपके साथ बच्चों समावेशी शिक्षा के उद्देश्य को लेकर। अगली बात मैं आपके साथ करता हूँ इसके बारे में, समावेशी शिक्षा की प्रमुख बाधाओं को लेकर। तो आप क्या हेडिंग डाल सकते हो, समावेशी शिक्षा की प्रमुख बाधाएं। समावेशी शिक्षा की प्रमुख बाधाएं। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए बाधाओं में हम बात शुरू करते हैं, क्योंकि देखिए किसी भी कार्य को करने में कुछ ना कुछ बाधा आवश्यक रूप से आती है, कुछ ना कुछ कठिनाइयां आवश्यक रूप से आती हैं, लेकिन हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति हमें उन कार्यों को
करने से नहीं रोक पाती, हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक पाती। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसके अंतर्गत बाधाएं कौन कौन सी आती हैं, क्या क्या तत्व हैं जो बाधा के रूप में हमारे सामने आते हैं और पीछे करने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर बात की जाए हिंदुवर, परिवार एवं समाज की नकारात्मक अभिवृद्धि, कहने का मतलब है कि परिवार का सहयोग प्रदान ना होना, समाज का सहयोग प्रदान ना होना, किनको, असामान्य बालकों को या कहा जाए विकलांग बालकों, पारिवारिक व सामाजिक रूप से सहयोग का न मिल पाना, अंधविश्वास एवं पूर्व जन्म की अभिशाप मानने की रूढ़िवादी परंपराएं, यानी जो पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं चली आ रही है उनके आधार पर एक बाधित तत्व के रूप में सामने आना। ठीक है बच्चों, अगली बात की जा रही है अक्षम बालकों को उपनाम देने की गलत परिपाटी। जैसे कि जो विकलांग बालक होते हैं, क्षमता विहीन बालक होते हैं, उनको उपनाम देकर बुलाया जाता है, ये गलत परिपाटी भी क्या करती है, बाधा का कार्य करती है, जिससे कि वे बालक आगे नहीं बढ़ पाते। ठीक है बच्चों, परिवार, समाज एवं शिक्षक द्वारा उत्तरदायित्व की कमी। ठीक, हमारे परिवार का, हमारे समाज का, हम शिक्षकों का ये उत्तरदायित्व है कि हम ऐसे बालकों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करें, उनके अंदर बल देने की कोशिश करें। अगर ऐसा नहीं करते तो यह भी बाधा का कार्य करता है। आगे बात की जाए तो विद्यालय में अक्षम बालकों के लिए विशिष्ट साधनों की अनुपलब्धता, यानी विशिष्ट साधन उपलब्ध न होना जो कि उनके लिए आवश्यक है, तो ये भी एक बाधा करते हैं जो उनके द्वारा शिक्षा को सीखने में कमी लाता है। विद्यालय में समाज, परिवार, समुदाय की पारस्परिक सहयोग एवं सौहार्दता की कमी भी एक महत्वपूर्ण बाधक के रूप में कार्य करती है, बाधा के रूप में कार्य करती है। ठीक है, अगली बात की जाए अक्षम बालकों को शिक्षा देने के विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों का नाम होना। क्योंकि देखिए, जब तक कि किस प्रकार से शिक्षा दी जाए ये नहीं पता होगा, तब तक शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। इसलिए विशिष्ट शिक्षकों की का होना अति आवश्यक है, जो कि अगर कमी रह जाती है एक बाधा के रूप में उनको आगे बढ़ाने में भूमिका निभाती है। अगली बात की जाए विद्यालय प्रबंधक, प्राचार्य, शिक्षक में नेतृत्व का अभाव एवं परस्पर तालमेल में कमी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है जो बाधा का कार्य करती है, यानी आपसी तालमेल ना हो पाना। समावेशी शिक्षा से संबंधित सरकार की उदासीनता, यानी सरकार का इस कोई ध्यान न दिया जाना या राजनीतिक अस्थिरता इत्यादि एक बाधा का कार्य करती है, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में समावेशी शिक्षा को स्थिरता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती। निर्धनता यानी धन की कमी, कुपोषण इत्यादि भी बालक के आत्मविश्वास में कमी लाते हैं, जिसके कारण वो शिक्षा की ओर अग्रसर नहीं होते हैं। विद्यालयों को समय पर अनुदान न मिल पाना, यानी कि जो शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है वो चीजें ना उपलब्ध हो पाना। ठीक है, पर्याप्त निरीक्षण, पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन इत्यादि का अभाव, विद्यालय में उपचारात्मक एवं निदानात्मक शिक्षण की व्यवस्था का न होना। ठीक है, और लास्ट बात मैं आपसे करूं तो अक्षम बालकों के लिए उपयुक्त शैक्षिक नीति योजना एवं क्रियान्वयन के प्रति उदासीनता एवं दृढ़ संकल्प शक्ति का अभाव, ये सारी चीजें क्या है, समावेशी शिक्षा की प्रमुख बाधाएं हैं जो शिक्षा की ग्रहण करने में अक्षम बालकों को विपरीत प्रभाव डालती हैं। अतः इन बाधाओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा उद्देश्य होना चाहिए कि ये बाधाएं क्या हो, दूर हो सके और हम अधिक से अधिक बालकों को शिक्षित
कर सकें। तो बच्चों आज इतना ही, आज के लिए धन्यवाद। एक माध्यम से में थैंक यू। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस टॉपिक पर आपकी कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछिए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़ें।